इस वक्त हमारे बीच में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, जो आदिवासियों का एकमात्र देशव्यापी संगठन है और वे मुद्दे पे आधारित बातों को पूरे आदिवासी राज्य में बड़ी बेबाकी से उठाने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वे हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष प्रतिनिधित्व हमारे लोगों को दिया हुआ है। और आज हमारे बीच में माननीय दिनेश भगत साहब हैं, जो बड़ी ही शिद्दत के साथ में आदिवासियों के बीच में आदिवासी संवैधानिक अधिकारों को जागृत करने का लगातार बहुत जबरदस्त प्रयास चल रहा है इनका। तो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई है। आज जिस शख्सियत को आप जशपुर जिला के इस मंच पे देख रहे हैं, ये शख्सियत राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में उन्हें हमारे समाज के ज्वलंत मुद्दे रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही एक बार दिनेश भगत जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों की अपील। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो मंच है और ये मंच का जो संरक्षण है, इसमें भारत मुक्ति मोर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। ये 4 बड़े संगठन है और उस संगठन के नीचे में हम लोग यहाँ पर आज जशपुर जिले में, और ये जो कार्यक्रम है पूरे भारत में हो रहा है। और इस कार्यक्रम में जो नीचे जो डेट लिखा हुआ है, पहला 10 सितंबर का, फिर उसके बाद 17 सितंबर, फिर 25 सितंबर और ये चौथा चरण है। तो ये आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सिर्फ जशपुर में हो रहा है। ये जो संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, ये सिर्फ जशपुर में केवल काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में केवल काम नहीं कर रहा है, ये पूरे हमारे भारत देश में जो 32 राज्य हैं, पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम इधर को छोड़ करके 32 राज्यों में जो 567 जिले हैं, यहाँ पर हमारा संगठन का आज हर जिले में ये चौथा चरण का कार्यक्रम हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये छोटा सा संगठन है और सिर्फ जशपुर के एक कोने में खड़े होकर के कुछ लोग 100-200 लोग इकट्ठा होकर के आवाज कर रहे थे, ऐसा सोचना नहीं। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा, ये सभी संगठनों को एक छत्र को मेले करके चलने का कार्यक्रम कर रहा है। साथियों, आज इस चौथे चरण में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जितने पदाधिकारी हैं, इनका भी मैं इस मंच के माध्यम से, और जितने हमारे महापुरुष हैं जो हमारे लड़ाई को लड़ कर यहाँ तक आपके लिए और मेरे लिए अधिकार दिए हैं। साथियों, आज हम इस जशपुर के धरती में हैं और इस जशपुर के धरती में हम जितना जानते हैं उसको ही अपना इतिहास मानते हैं, लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग मानते हैं कि इस बात को? इतिहास में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप लोग क्या चीज को पढ़े हैं? हम लोग जो पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, उस पाठ्यक्रम में पढ़ने के आधार पर हम 10वीं, फिर 12वीं, फिर कॉलेज और उसके बाद में बड़ा डिग्री, इतना ही करते हैं ना। लेकिन उस पुस्तक को, उस पाठ्यक्रम को बनाने वाले कौन रहते हैं? आप लोग जानते हैं इस बात को? पहली से लेकर 5वीं तक की जो पुस्तक लिखने का जो अधिकार है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को लिखने का अधिकार कुछ लोगों को है। तो जब आज से अभी आप लोग संविधान की पुस्तक में उद्देशिका को पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना सब लोग? तो उसका संविधान कब लागू होगा?
1950 में, उसके पहले हमारे पास संविधान नहीं था। हमारे वक्ता ने इस बात को कहा, आर्टिकल 19 में हमको बोलने का और अपना जो विचार है उसको व्यक्त करने का अधिकार, और ये मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार है ये? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। आंख को किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि मेरे को देखना है कि नहीं देखना। आंख खुला मतलब वो देखा, कान खुला है मतलब वो सुनेगा नहीं सुनेगा। उसको बोलते हैं आंख का मौलिक अधिकार देखना है, कान का मौलिक अधिकार है सुनना, उसका इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो आपके लिए है आर्टिकल 19 बोलते हैं, संविधान की भाषा में उसको अनुच्छेद 19 धारा ऐसा कहकर बोलते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको बोलने का और अपने विचार को बताने का अधिकार है। और कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार। और इस मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट भी हनन नहीं करता। आप लोग समझ रहे हैं? तो ये जो पुस्तक में आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार की क्षमता कितना ज्यादा है ये नहीं पढ़ाया जाता, ये नहीं बताया जाता। तो साथियों, इतिहास का जो घोटाला मैं आपको बता रहा था, हमारे देश में ये जो शिक्षा पद्धति आया आजादी के बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद आया, उसके बाद पुस्तक लिखी गई, हमारे लोग पढ़ना शुरू किए और पढ़ते पढ़ते पढ़ करके नौकरी करना शुरू किए। जब नौकरी लगने लगा तो हमारे जो पूर्वजों को जिस तरह से पहले बेल बिट्ठी होता था, जानते हैं कि नहीं? सुने? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? बेट बेगारी होता था। उस समय में हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए संविधान में बोलने को क्या कहा गया? मौलिक अधिकार दिया गया। पहले अधिकार बोलने का नहीं था, आप नहीं बोल सकते थे। आज भी कहीं कहीं पर ऐसा है कि आपको जब बोला जाएगा, मौका दिया जाएगा तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोल सकते हैं। ऐसा होता है। तो संविधान लागू होने के पहले हमारे पूर्वजों के साथ बोलने तक का अधिकार नहीं था, पढ़ने और लिखने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे भारत देश में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। और इसलिए जब हमको पढ़ने का अधिकार मिला संविधान के तहत, और पढ़ने के बाद हमारे लोग जब नौकरी करने लगे, तो नौकरी करने के बाद क्या हुआ? नौकरी लगने के बाद उनको हर महीना वेतन मिलना शुरू हुआ। वेतन मिलना शुरू हुआ तो उनका स्थिति सुधरने लगा। जब उनकी स्थिति अच्छी सुधरने लगी तो जो पहले आपके दुश्मन थे इस व्यवस्था के, जो ST SC और OBC के जो दुश्मन थे, जिनको पढ़ने नहीं देते थे, उनको हजम नहीं होता। इसलिए आज एक नया नियम लेकर आया 1991 में, उसको बोलते हैं निजीकरण का नियम। आप लोग सुने? नहीं सुने? आज स्कूल का निजीकरण हो रहा है। बिजली विभाग जो बिजली बिल आता है आपके पास ना, बिजली विभाग निजीकरण हो गया है। रेलवे है, ये निजीकरण हो रहा है। और आपको नौकरी जो मिलता था पहले, वो सरकारी में मिलता था। अब निजीकरण हो जाएगा तो सरकारी खत्म होगा। रेलवे जो नौकरी सरकारी था, अगर वो निजीकरण हो जाएगा तो नौकरी कैसे मिलेगा? निजी में, प्राइवेट में। तो आपको जो मिला था आरक्षण, आपको प्रतिनिधित्व मिला था, क्योंकि आपको कई हजार साल पहले, आजादी के पहले आपको 2500 साल तक जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं कि शहरों में रहते हैं? पहले आप लोग बताइए। जंगल में थे ना। अभी भी जंगल में आपका घर है, बाल है, और बढ़िया से बढ़िया घर भी है। अभी हमारे लोगों को जो नौकरी मिलने के बाद हम शहर में आए हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग जंगलों में रहते थे। तो आपको, हमारे पूर्वजों को संविधान ने यह अधिकार दिया, और उस अधिकार के तहत आज हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं,
इसको भी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसलिए नया नया कानून बना करके प्राइवेट निजीकरण जैसा नियम शासन प्रशासन ला करके आपके अधिकार को क्या कर रहा है, खत्म कर दिया। तो साथियों, इतिहास का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और ये कम समय में समझ पाना इसको मुश्किल है, लेकिन आप भारत मुक्ति मोर्चा का जब भी कार्यक्रम में आएंगे तो ये ऐसी जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी। ये जो पर्चा आपको दिया गया है, ये पर्चा सिर्फ मोड़ कर रखने के लिए नहीं है। इस पर्चा को आप 10 बार आराम से पढ़िएगा और इसको जोर जोर से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये कितना गहराई की बात बोल रहा है। अभी एक नया नियम हमारे, आप लोग यहाँ पर कई लोग कर्मचारी भी हैं, बाहर में हैं, तो वो लोग सुन रहे हैं। आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता था नौकरी में, मतलब जो आदमी चपरासी है उसको प्रमोशन करने का आरक्षण मिलता था, लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों को प्रमोशन करने का आरक्षण को सरकार खत्म कर दिया है। उनके पास पढ़ाई करने, नौकरी करने वालों के पास में बुद्धि भी है, पैसा भी है, संगठन भी है, उसके बाद भी वो लोग शासन से अपना अधिकार को नहीं बचा पाए, जबकि ये अधिकार संविधान में लिखा हुआ है कि आदिवासियों को SC और ST और OBC जो है इनको नौकरी में भी प्रमोशन का आरक्षण है। चपरासी से बाबू बना, बाबू से मास्टर बना, मास्टर से प्रिंसिपल तक बन गए पहले के लोग, लेकिन अभी वही कानून को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये खत्म करने वाले हमारे भारत देश में खत्म करने का अधिकार किसके पास में है? जो संसद में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं, ऐसे ही लोग वहां पे कानून बनाते हैं कि आप और मैं बनाते हैं। बताइए, जिसको हम लोग चुन कर भेजते हैं यही लोग कानून बनाता है, और ये लोग हमारे लोग जो होते हैं, जिसको हमारे साहब पहले बता रहे थे हर्ष कुजूर जी, प्रतिनिधित्व बोलते हैं, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी समझ रहे हैं? आदिवासियों को 2500 साल तक जंगल में रखा गया, इसलिए उनको हिस्सेदारी देने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, जिसको आरक्षण कहते हैं। आरक्षण बोलने से भीख टाइप का लगता है, लेकिन प्रतिनिधित्व बोलने से प्रतिनिधित्व को समझिए, आपका वो हिस्सा है, आपका वो हिस्सा। जैसे एक परिवार में 4 बच्चे, एक बाप के 4 बच्चे, और 4 बच्चे का अगर उनके पिताजी का अगर 10 एकड़ जमीन है तो 2.5 एकड़ मिलना चाहिए चारों को बराबर के हिसाब से, कि नहीं मिलना चाहिए? तो 2.5 एकड़ को जो मांग रहा है वो उसका आरक्षण नहीं है, वो उसका क्या हो गया, हिस्सेदारी हो गया। होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। 4 भाई में से एक भाई विकलांग है। विकलांग को आपको जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? जमीन 2.5 एकड़ दे दोगे, उसके अलावा उसको विकलांग है तो उसके लिए कुछ सुविधा दोगे कि नहीं दोगे? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको 2500 साल तक ये जो व्यवस्था थी, भारत की व्यवस्था, आपको विकलांग बना कर रख दिया जंगल में। और उसके बाद अंबेडकर साहब, हमारे जो अंबेडकर साहब जो संविधान लिखे, संविधान में आपको क्या दिया, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, आपको एक मौका दिया, एक प्रतिनिधित्व करने का, आपको नौकरी में, पढ़ाई में, और उसके बाद अन्य क्षेत्रों, राजनीतिक क्षेत्रों में भी। अभी यहाँ पर जो हमारा 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, जैसा कि आदिवासियों के लिए 10 राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी लोग, आप लोग गुजरात सुने हैं, राजस्थान भी सुने हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, इसको अंग्रेज लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर थे पहले। आदिवासी जो था, जिसको आदिवासियों को अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज का जमाना कब था? 1871 से लेकर के 1931 तक जो जनगणना हुआ। जनगणना होता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हर 10 साल में जनगणना होता है।
और उसमें ये पता चलता है कि कौन कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, कौन किसकी संख्या कितना ज्यादा है, कौन से जाति के लोगों की गिनती होती है जनगणना में। तो 1871 से लेकर के 1931 तक आदिवासियों के लिए आदिवासी नाम का कॉलम था जनगणना में। आदिवासी, प्रकृति पूजक, मूल जीववादी, ऐसा लिखा जाता था आदिवासियों की। लेकिन आजादी जब हुआ 1947 में, 1947 के बाद जनगणना हुआ कि नहीं हुआ? 1947 के बाद जब जनगणना हुआ तो आदिवासी का कॉलम खत्म कर दिया गया और आदिवासी की जगह में क्या लिख दिया गया? आप लोगों को पता है क्या लिख दिया गया? धर्म का कॉलम हिंदू लिख दिया गया। और जितने भी हमारे लोग जो थे पढ़े लिखे थे नहीं, 1950 के बाद कितने लोग पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़ने का अवसर ही नहीं था। तो आपको हमारे जो आदिवासी भाइयों को जबरदस्ती हिंदू कॉलम में लिखा। उसके पहले अंग्रेजों ने जो जनगणना किए थे उसमें आपका जो जनगणना में जो कॉलम था कि आप किसको मानते हो, प्रकृति पूजक को मानते हो, जीववादी को मानते हो, उसके लिए एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, अंग्रेजी नाम है सब ऐसा लिखा हुआ। लेकिन 1950 के बाद आप जो कहते हैं कि हमारा भारत देश आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद आपका जो कॉलम था धर्म का कॉलम ये खत्म कर दिया गया और आपको क्या लिखा गया? हिंदू। हिंदू, आपका धर्म कॉलम हिंदू हो गया। और आज हमारे लोग 1950 के बाद से लेकर अभी तक जो 75 साल हो रहा है, अपने आप को क्या कहते हैं कि हम लोग इस धर्म के हैं या उस धर्म के हैं। तो साथियों, इतिहास की सही जानकारी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये इतिहास आपको नहीं पता रहेगा तो आज जसपुर का जो ज्वलंत मुद्दा है डेलिस्टिंग का, आप लोग सुने कि नहीं सुने? डेलिस्टिंग से प्रभावित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? डेलिस्टिंग का प्रभाव ये है कि आज हम आपस में लड़ रहे हैं। मेरा नाम दिनेश भगत है और भगत भाई लोग दूसरे लोगों को जो उराव हैं उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा लड़ाई आपस में हो रहा है। हमको आज हमारे को लड़ना चाहिए था, शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए था, आज हमको रोजगार के लिए लड़ना चाहिए था, आज हमको अपने घर परिवार को स्वस्थ करने के लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन आज हमको कहां पे लड़ाया जा रहा है? धर्म में लड़ाया, धर्म में लड़ाया जा रहा है। अगर हम धर्म में लड़ेंगे तो हमारा रोजगार नहीं है, हमारा शिक्षा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आय का स्रोत नहीं है। इस तरह से हमको उलझाया जा रहा है और ये सारी की सारी बातें हमारे जो व्यवस्था में है, जो शासन सत्ता में बैठी हुई जो व्यवस्था में है, इनके द्वारा आपको लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, हमारे बीच में और भी वक्ता लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको इतनी बात को कहना चाहूंगा कि आपके लिए यह जो जसपुर क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र में सरगुजा संभाग, हम लोग सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर 14 विधानसभा हुआ करता। 14 विधानसभा में आदिवासियों का जो कोटा पहले हमारा था 14 का 14 था, लेकिन उस आदिवासी विधानसभा का कोटा खत्म करके आज उसको कम कर दिया गया और 5 विधानसभा जनरल हो गया। तो ये जो परिसीमन हो रहा है, आपका हमारा हक को शासन में बैठे हुए जो हमारे विरोध में काम करने वाले लोग हैं और वो मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, ये सारी जानकारी आपको हम कैडर में जरूर देंगे। आप लोग को अवसर मिलेगा तो जरूर आप लोग हमारे कैडर में शामिल होइए। आप लोग शामिल होने के लिए तैयार हैं? हमारा कैडर का कार्यक्रम आपको एक रजिस्टर दिया जाएगा। रजिस्टर में दस्तखत कर रहे होंगे, नंबर डाल दीजिएगा। या आप लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में हमारे लीडरों को कहा कि ग्रुप में जुड़िएगा। बाम से जसपुर में 17 तारीख को हमारा कार्यक्रम जसपुर में है, उसमें जरूर आप लोग शामिल होइए। और हम आपको वहां पर अभी तो 1 बजे शुरू किए, हम यहाँ आपको 10 बजे शुरू करके सारी जानकारी देंगे। तो ये जो इतिहास का जो घोटाला है, आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जनरल क्षेत्र का नियम लागू नहीं होता। आपके लिए विशेष क्षेत्र है। विशेष क्षेत्र समझते हैं कि नहीं समझते? घर में तो पूजा पाठ का क्षेत्र होता है, घर में होता है क्या?
लोग बनाते हैं अपना अपना घर में, उसमें हर किसी को घुसने नहीं देते हैं, कि देते हैं? अभी तो कुछ लोग इधर कन्वर्ट है, पहले के लोग जो हमारे जो सरना वाले हैं, एक पूजा पाठ का जगह होता है, वहां पर हर किसी को उलत राम के गोरा बोलता है। आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसा नियम वो उसको विशेष क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारा जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, सरगुजा संभाग है, ये विशेष क्षेत्र है। आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। आदिवासी इस क्षेत्र में सरपंच बनेगा वो आदिवासी बनेगा, यहाँ का जो विधायक बनेगा वो आदिवासी ही बनेगा। लेकिन आज आपका अधिकार को बाहर से लोगों को ला करके नगरीकरण जो हो रहा है, इसमें हमारे बीच में उनको डाल दिया जा रहा है और हमारा अधिकार को छीना जा रहा है। अभी मुझे एक जानकारी मिला कि उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में अगर आपको जमीन खरीदना है तो इतना आसान नहीं है कि वहां पे जमीन खरीद के आप रह लेंगे। लेकिन आपका जसपुर में आपका जमीन को खरीद के कितना ज्यादा बेच दे रहा है गलत तरीके से। और ये कौन कर रहा है? शासन प्रशासन का लोग अनुमति दे रहा है। शासन प्रशासन अनुमति दे रहा है। आपका आवंटन जमीन जो मिला है इसी को बेच के खा जा रहा है और पूरा जनरल लोग ले जा रहे हैं, दूसरे समाज के लोग ले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपका जसपुर का केवल नहीं है, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा काम हो रहा है। पूरे आदिवासी इलाके में ऐसा हो रहा है। आदिवासी बहन बेटियों के साथ में शादी करके उनके नाम पे जमीन खरीद रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस सब के लिए लड़ने के लिए हमको एक मंच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक मंच में आने के लिए आज देखिए यहाँ पर जो आपको बताएं 4 संगठन, इस संगठन में से एक संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। भारत मुक्ति मोर्चा के अंदर में हमारे पास बहुत सारे संगठन हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के अंदर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा भी है। भारत मुक्ति मोर्चा के अंदर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी है। तो ये सारे हमारे आदिवासी हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का हो, बहुजन क्रांति मोर्चा का हो, ये सारे लोग इसमें शामिल होकर के हमको लड़ने की जरूरत है। आज इसके अलावा दूसरा संगठन आपको ऐसा जानकारी नहीं देगा। संगठन बहुत सारे हैं, आपको गुमराह करके रोक के रखता है और हमारे तक आने नहीं देता। आप लोग लड़ेंगे और जीतेंगे नारा लगाता है, लेकिन लड़ना किससे है? आप मेरे से लड़ोगे, मतलब कि संसार वाला आदि उराव क्रिश्चियन उराव से लड़ेगा तो किसका घाटा होगा? आपस में ही मरेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे तो लड़ना किससे है? कि दोस्त और दुश्मन की जो पहचान नहीं रहेगा। तो आज हमको आजादी हुए 79वां अभिन्न स्वतंत्रता दिवस मनाए, लेकिन आज भी हमारी परिस्थिति वहीं पर है। तो इतिहास का सही जानकारी पाने के लिए आपको संगठन में जुड़िए, इसका जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, बामसेफ जसपुर में जुड़िए और निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, इस तरह से हमारा निजीकरण करके हमारे लोगों को जो नौकरी मिला, नौकरी करने के बाद गाड़ी घोड़ा खरीदने का मौका मिला, बिल्डिंग बनाने का मौका मिला, अब उस नौकरी को कैसे खत्म कर दिया गया? निजीकरण बोल के। आज बहुत सारा चीज निजीकरण हो रहा है। अभी शिक्षा भी निजीकरण क्षेत्र में बहुत जल्दी जाने का तैयारी में हो गया है। अस्पताल का क्षेत्र निजीकरण हो जा रहा है। तो सारा चीज निजीकरण हो जाएगा तो आपका अधिकार, आपका नौकरी खतरे में आ जाएगा। इसलिए आप लोग से बस इतना ही निवेदन है कि आप लोग इस संगठन में, जैसा कि हमारे रंजलाल जी है और बताया कि उनके पास में जो गिट्टी खदान है, पंडरी पानी का नाम सुने हैं? पूरी पंडरी पानी गिट्टी खदान में इनके यहाँ कितना ज्यादा जमीन भी गया, फर्जी तरीके से आपका जल जंगल जमीन आप हमारा है बोलते हैं, हम लोग नारा लगाते हैं। वहां का पत्थर को कितना बेच करके कितना बड़ा मिल बन गया और हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो जल और जंगल जमीन को लड़ने के लिए आप इस संगठन के साथ में जुड़ करके एक होकर के लड़ेंगे तो वो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे आय का स्रोत, हमारे शिक्षा का स्रोत, हमारा स्वास्थ्य का स्रोत बनेगा। लेकिन हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटेंगे, अलग अलग संगठन में रहेंगे। तो अभी जो किस लोग मुद्दा उठा के कर रहे हैं कि हम आपका डिलिस्टिंग कर देंगे, 2 खेमा हो गया कि नहीं हुआ? तो वैसे 2 खेमा हमें हमको नहीं बैठना है, बल्कि हमको एक ग्रुप में आना है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही समय लेते हुए आप लोग ने मेरी बातों को सुना, इसलिए धन्यवाद। और जितने लोग व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं संपर्क कर लेंगे हमारे कुछ टीम के साथियों से, ठीक है? एक बार नारा लगा लेंगे।
बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85। जय मूल निवासी। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है, मूल निवासी जागेगा, बताइए बताइए जोर। चोर लुटेरा भागेगा ना। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा। चोर लुटेरा भागेगा। जिस दिन आप जाग जाओगे ना तो चोर घुसने का हिम्मत नहीं करता, हार और बोलता है। अभी जाग रहे हैं घर वाले, अभी घुसना नहीं है, सोने दो, उसका इंतजार करता है। आपको सोने के लिए, सुलाने के लिए शासन प्रशासन आज से नहीं, जिस दिन संविधान लिखा गया उस दिन से कर रहा है, सुला रहा है आपको। इसलिए आज तक संविधान का पुस्तक तक नहीं देखे आप लोग। दारू भट्टी खोल के, बल्कि 5 लीटर का एक पुलिस वाला मेरे को मिला, थोड़ी सी बात बता रहा हूँ। खरसा बाहर के पास एक पुलिस वाला मिला, फिर वो बोला कि 5 लीटर का फ्री है बोलते हैं, तो बोला कहाँ पे लिखा है, दिखाओ तो फ्री। मैं बोला कि बात तो सही बोल रहे हो, आज तक तो कोई नहीं बताया कि फ्री लिखा है, तो कहाँ पे लिखा है कि आदिवासी 5 लीटर तक का फ्री। तो आप लोगों को सुलाने का काम कर रहा है शासन। शासन आपका दुश्मन है, हम ये बोलना चाह रहे हैं। शासन ही आपको बरगला के रखा है, सुला के रखा है। इसलिए नारा क्या है, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा। चोर लुटेरा भागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सबों का।